आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव फिजिक्स क्लासेस। आप सभी का यादव फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत बढ़िया क्लास हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल वाले टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरह से सेलों का संयोजन करते हैं और सेलों का संयोजन क्यों करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सेलों का संयोजन क्यों करते हैं और किस किस क्रम में हम सेलों का संयोजन करते हैं, वो बढ़िया तरीके से आप सभी को पढ़ाया गया था। ठीक है, कई कई सारे बच्चे बोल रहे सर स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्या सभी बच्चों को स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है? एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। क्या स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिखाई? है यस सर। सर, स्क्रीन यस सर। ब्लैक है। स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट करें, हो यस सकता है सर। थोड़ी देर में आप लोगों को स्क्रीन आए। जस्ट वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, थोड़ी देर में आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, नेटवर्क का इशू होता है जिसके कारण से स्क्रीन आप लोगों को ब्लैक दिखाई दे रहा था। आई होप सो कि अब स्क्रीन आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा। यस और नो? थोड़ा सर। सा चेक। यस सर। क्लियर है। क्लियर है? ओके ओके। चलिए तो आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर सभी बच्चे को लग रहा है कि साउंड ओके है और स्क्रीन भी क्लियर है तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करें। सभी बच्चे यस सर करके बताइए। चलिए सभी बच्चे का बढ़िया सा सिंबल मिल रहा है। कल्याणी प्रधान है, निशा सिदार है, सुरेश कुमार है, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्कुल स्टार्ट करिएगा। तो ओके, हम बात कर रहे थे, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की बात करूं तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है 12th वाले चैप्टर में। ठीक है, और कई बार किरचॉफ्स लॉ को पूछा भी गया है। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? किरचॉफ का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है किरचॉफ का नियम। अब नियम का मतलब सभी लोग जानते हो, नियम मतलब नियम होता है जिसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आइए किरचॉफ का नियम क्यों आया और कब आया, इन सारी बातों पर हम थोड़ा सा डिस्कस करें। क्योंकि जरूरी होता है कि जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सबों को पता है कि बेटा 1828 में जॉर्ज साइमन ओम आया था। ठीक है, 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, किस तरीके से परिपथ को हल करते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, मतलब वहां पर ओम का नियम आया था। और दूसरा नियम हमारे पास आ रहा है किरचॉफ का नियम। ठीक है, दोनों नियम में अंतर क्या है? वास्तव में क्या हुआ, जब ओम का नियम सिर्फ सरल परिपथों को सॉल्व कर पाते थे, सामान्य तरीके के जो परिपथ हमको मिलता था उसको हम सॉल्व कर पाते थे। लेकिन जब हमारे पास ऐसे भी परिपथ आ गए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक ही परिपथ में बहुत सारे परिपथ जुड़े हुए थे, ठीक है, थोड़ा सा जटिल जटिल टाइप का परिपथ हमारे पास दिखा, तो ऐसे परिपथों को ओम का नियम सॉल्व करने में असमर्थ रहा। ओम का नियम सॉल्व करने में असमर्थ रहा। तब फिर ऐसे परिपथों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किरचॉफ जो कि जर्मन साइंटिस्ट था। कौन था बेटा? जर्मन साइंटिस्ट था। वैसे तो ओम भी जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है, तो किरचॉफ, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट था जिन्होंने 1842 में जटिल परिपथों को हल करने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिसे हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ नियमों में अगर बात करूं तो किरचॉफ ने दो नियम बताया यहाँ पर। ठीक है, एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम बताया और दूसरा बताया इसने किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो आइए दोनों नियमों पर हम क्रमशः अध्ययन करते जाएंगे। और बहुत बढ़िया नियम है बेटा। ठीक है, बहुत आसानी से इसको समझा भी जा सकता है, टोटल कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आइए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। किसका प्रथम नियम? किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम संधि का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले तो हम इसके नियम पर विचार करें कि वास्तव में उसने अपने प्रथम नियम में क्या बताया, संधि के नियम में क्या बताया। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो इसने बताया कि भाई किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग जो होता है वो शून्य होता है, बोला। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका नियम लिख दूं बेटा, फिर इस पर मैं आपको डिटेल चर्चा करके बताऊंगा, बहुत बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए, इसने अपने प्रथम नियम में कहा कि किसी विद्युत परिपथ, बात को समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी
किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर किसी भी संधि पर किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं समस्त समस्त विद्युत धाराओं समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग बीज गणितीय योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चा। ठीक है, विद्युत परिपथ है जिसकी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये तो शब्दों के रूप में बताया जरूर। अब इसको जब मैथमेटिकल रूप में शो किया तो मैथमेटिकल रूप में इस तरीके से बताया कि समेशन ऑफ आई, मतलब समस्त धाराओं का योग। समेशन किसको बताता है बेटा? समस्त विद्युत धाराओं के योग को। ये क्या होता है बोला इसने? शून्य होता है बोला। ठीक है, तो आइए किस तरह से शून्य होता है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इतना ही समझिएगा कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ओके, तो आइए हम एक सर्किट पर विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, संधि। एक नया शब्द यहाँ पर आया हुआ है, संधि। ठीक है, तो वास्तव में ये संधि क्या है? ठीक है, संधि आप लोग संधि इंग्लिश में बोलते हैं तो जंक्शन। ठीक है, जंक्शन जहां पर दो चीजें आकर मिलती हैं, दो या दो से अधिक चीजें आकर मिलती हैं, या दो से अधिक रास्ते आकर जहां पर मिलते हैं, वही तो कहलाता है संधि। जैसे कि दुर्ग रेलवे स्टेशन इज अ जंक्शन। आप लोगों ने सुने होंगे कि दुर्ग एक जंक्शन है, रायपुर इज अ जंक्शन स्टेशन। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब होता है संधि, जहां पर दो रास्ते आकर मिलते हैं। जैसे कि दुर्ग स्टेशन जंक्शन क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वहां पर एक अलग ट्रैक जो है दिल्ली राजरा के लिए कटा हुआ है। तो जिस पॉइंट से वो कटा हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। उस पॉइंट को कहा क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे, जहां पर दो रास्ते मिलते हो। ठीक है, जहां पर दो परिपथ आके मिलते हो जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं विवाह होता है। ठीक है, तो एक वर पक्ष और एक कन्या पक्ष, दोनों के बीच में कौन सा भेंट होता है? तो दोनों के बीच में हम बोल देते हैं कि सर समधि भेंट होता है। लेकिन वास्तव में वो समधि नहीं, वो संधि होता है। ठीक है, दो पक्षों के बीच में क्या होता है? संधि होता है। तो यहाँ पर संधि का मतलब वही है, जहां पर दो रास्ते आकर क्या करते हो? मिलते हो। ओके, तो आइए, ऐसा हमारे पास कुछ सर्किट है। ठीक है, मान लो ये बिंदु ओ है। मान लो ये बिंदु ओ है। ठीक है, इस बिंदु ओ पर हमने देखिए इस तरीके से हम कुछ सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, ये ऐसा कुछ हमारे पास संधि है। ओके, तो बिंदु ओ पर देखेंगे तो आपको कई तरह के रास्ते दिखाई दे रहा है। इधर से एक रास्ता है, इधर से एक रास्ता है, इधर से एक रास्ता है, इधर से एक रास्ता है और इधर से एक रास्ता है। ठीक है, तो सभी रास्ता जो है, ठीक है, यहाँ पर रास्ता का मतलब है सभी परिपथ बोलना चाहिए। ठीक है, सभी विद्युत परिपथ जो है बिंदु ओ पर मिलता है। तो जिस बिंदु पर मिलेगा विभिन्न परिपथ, वही तो कहलाता है संधि। ठीक है, तो हम नियम को अगर पढ़ने चले कि तो संधि पर, ठीक है, संधि पर मिलने वाली समस्त बीज धाराओं संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बोला है? शून्य होता है। अब बात को समझे बच्चा। ठीक है, चलिए, एक धारा ओ की ओर इस तरीके से आ रहा है। मान लो इस धारा का नाम है I1। ठीक है, एक धारा जो है, ठीक है, एक धारा इस तरीके से ओ से दूर जा रहा है। मान लो इस धारा का नाम है I2। ठीक है, एक धारा भी क्या है? I3। ये भी संधि से दूर जा रही है, इसका नाम है मान लो I3। और एक धारा जो है संधि की ओर आ रही है, तो मान लो इस धारा का नाम है I4। और एक धारा जो है संधि से दूर जा रही है, तो मान लो इस धारा का नाम है I5। ओके, बात को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में हो क्या रहा है और सर क्या बताने वाला है और नियम के माध्यम से हम क्या समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विभिन्न परिपथ है और विभिन्न परिपथों में बहने वाली धारा बिल्कुल अलग अलग है। एक में I1 है तो दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है तो चौथे में I4 है और पांचवे में I5 है। लेकिन आप देख सकते हो कि कोई धारा ओ की ओर आ रही है तो कोई धारा ओ से दूर जा रही है।
ठीक है, तो वास्तव में इस सर्किट के माध्यम से मैं बताना क्या चाहता हूं और किरचॉफ क्या बताना चाहता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए किरचॉफ ने एक नियम बताया। ठीक है, एक चिन्हों का नियम बताया और चिन्हों के नियम में यह बताया कि जो धारा संधि की ओर आती है, जो धारा संधि की ओर आती है उसे हम क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जो धारा संधि से दूर जाती है उसे हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो आप इस परिपथ में देख पाते हो तो विभिन्न धाराएं आपको दिख रहा है, और कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही है तो कुछ धाराएं जो है संधि से दूर जा रही है। ठीक है, तो चिन्हों का नियम थोड़ा सा पहले बच्चा याद रखेगा तब कहीं जाके इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, करेंट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन, ठीक है, व्हेन करंट कम्स टुवर्ड्स द जंक्शन, in that case current is taken as a positive, but when the current is away from the junction, in that case current is taken as a negative। मतलब मान के चलो कि संधि की ओर जो धारा आएगी उसे हम धनात्मक लेंगे, और संधि से जो धारा दूर जाएगी उसे हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, किरचॉफ ने तो बोल दिया था कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो आइए कैसे शून्य होता है इस बात को हम समझने का प्रयास करें। ओके, तो चलिए हम जानते हैं। ठीक है, यहां पर हम लगा देंगे किरचॉफ का नियम। कौन सा नियम लगा देंगे, किरचॉफ का नियम। बच्चा ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, किरचॉफ के नियम से हमने जाना कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, किरचॉफ ने अपने नियम में यह भी बताया कि संधि की ओर आने वाली धारा को, संधि की ओर आने वाली धारा को हम धनात्मक धारा को धनात्मक कब लिया जाता है, धनाधारा को धनात्मक हम तब लेते हैं जब धारा संधि की ओर हो, जब धारा क्या हो, संधि की ओर आती हो। इसको याद के लिए रख लीजिएगा, संधि की ओर आती हो। जब धारा संधि की ओर आती हो तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब संधि धारा को नेगेटिव कब लेते हैं, जब धारा संधि से दूर जाती हो, जब धारा संधि से दूर जाती हो। ये दो विशेष बातें हैं जिसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, करंट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन करंट कम्स टुवर्ड्स द जंक्शन। ठीक है, करंट इज टेकन एज अ नेगेटिव व्हेन करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके देन, तो चलिए आइए इस सर्किट पर विचार करें। तो देखिएगा, I1 धारा को जब आप देखते हो तो ये संधि की ओर आ रही है कि संधि से दूर जा रही है, आप ही लोग विचार करके देखिएगा। ठीक है, और बताने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में I1 आ रही धारा है, संधि की ओर आ रही, तो इसको प्लस लूं कि माइनस आ लूं, रही है। इसको प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए। प्लस, ठीक है, तो चलिए प्लस हमने में प्लस होगा। ले लिए। ओके, चलिए बेटा माइक बंद कर दीजिए। उसके बाद I2 धारा को जब आप देखते हो तो ये संधि से दूर जा रही है। अब संधि से दूर जा रही है मतलब इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ओके, उसी तरीके माइनस, से I3 की अगर बात करूं तो I3 जो है संधि से दूर जा रही है, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। उसी तरीके से I4 की अगर हम बात करें तो ये संधि की ओर आ रही है, इसलिए I4 को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, I5 जो है वो संधि से दूर जा रही है, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और इस तरीके से हम जानते हैं कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, किसके हिसाब से, किरचॉफ के हिसाब से। इसलिए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। ओके, अब आइए अगर हम बात करें तो माइनस वाले को एक तरफ और प्लस वाले को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा I1 प्लस में है, प्लस उसके बाद क्या है बेटा, I4 भी प्लस में है, तो इसको एज इट इज रखा हमने। ठीक है, और बाकी जो माइनस वाले करंट है उसको हमने ट्रांसपोज करा। चलिए माइनस I2 इधर आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, माइनस I3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से -5 प्लस माइनस हो I5 जाएगा। इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस जो था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आप इस पर विचार करते हैं तो अब देख सकते हो कि I1 और I4 जो है संधि की ओर आने वाली धारा है, और I2 और I3 और I5 जो है वो संधि से दूर जाने वाली धारा है। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष और निकाल पाते हैं बेटा, वो निष्कर्ष होता है कि संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होता है। मतलब जितना धारा संधि में आता है उतना ही धारा संधि से दूर चले जाता है। मतलब जितना आवेश संधि की ओर आती है उतना ही आवेश जो है संधि से दूर चले जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है।
ठीक है, आवेश संरक्षण का मतलब क्या समझते हो? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। कुल उस निकाय में कुल आवेश जो होता है वो नियत होता है। तो आप यहाँ पर कहानी वही बनता है बेटा, जितना आवेश आता है उतना आवेश जाता है, इसका मतलब आवेश नियत है। आवेश नियत है अर्थात यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहा जाता है? तो आप कारण बताइए कि सर हमने देखा कि उसमें जितना धारा अंदर आता है या जितना आवेश संधि पर आता है उतना ही आवेश संधि से दूर चले जाता है। यहाँ पर देख रहे ना आप लोग कि जितना देखिएगा आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, मतलब जितना आता है उतना जाता है। जितना आवेश संधि पर मिलेगा उतना ही आवेश संधि से दूर जाएगा, मतलब आवेश क्या है वहां पर? नियत है, संरक्षित है, अचर है। इसलिए हम बोलते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेशों के संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किसके नियम के अनुकूल है? आवेशों के संरक्षण के नियम के अनुकूल है। दूसरी बात बेटा आप इस पर देखते हो कि टोटल जो जिक्र किया गया है वो धारा के बारे में किया गया है। ठीक है, इस नियम में टोटल जो बातें किया गया है वो धारा के बारे में बातें की गई है, इसलिए इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम को किसका नियम कहा जाता है? धारा का नियम कहते हैं। तो आपको किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिएगा बोलेगा तो भी इसी नियम को लिखना है, धारा का नियम लिखिएगा बोलेगा तो भी आपको यही बात बताना है, और आवेश संरक्षण का नियम के अनुकूल क्यों है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना है। क्या बच्चा को ये कहानी और ये कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर है कि नहीं? यस दोनों। मैं चाहता हूं कि आप उस टॉपिक को यस जड़ से पकड़ लो, और ऐसे पकड़ो कि आप उसको भूलना भी चाहो तो भुला ना पाओ। ठीक है, और यही तो फंडा होता है यादव यादव फिजिक्स क्लासेस का, फिजिक्स पढ़ाने का, कि बच्चा उसको जड़ से पकड़े। और ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताते हैं, जिसके कारण से बच्चा लैक ऑफ द नॉलेज, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके चलिए, आइए हम बात करते हैं। तो इसके दो नियम, इसका दो नाम और आ गया। इसको धारा का नियम कहते हैं, बच्चा को पता है। इसके आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, ये भी बच्चे को पता चल गया। तो दो बातें यहाँ पर पता चल गया, और इसके बेसिस पर हम एक और नियम बना देते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उसे निकलने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ, कौन से परिपथ? किसी विद्युत परिपथ में इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली, किसी संधि पर प्रवेश करने वाली संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है बेटा? संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है? तो आपने देखा कि उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? होता है। क्या ये बच्चा को क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी डाउट? आई होप सो कि देयर इज नो। क्लियर है सर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर है है सर, बेटा? ऑल क्लियर। ओके, इस नियम को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो इस नियम को यहाँ पर कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, इस नियम को धारा के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम से नाम के जाना जाता है, इस नियम को इस नियम को धारा के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम को धारा के नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, धारा के नियम भी कहते हैं। शॉर्टकट में बेटा इसको कई बार लिख देते हैं केसीएल। क्या लिख देते हैं? धारा के नियम को हम क्या लिख देते हैं? केसीएल। ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, यह नियम जो है आवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है यह नियम? ये छोटी छोटी बातें बेटा जो कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ देता है और बच्चा को नहीं पता रहता तो वो नहीं बना पाता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम के पर आधारित है। संरक्षण आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। ओके देन, अब क्यों आधारित है तो आप बता सकते हो।
ठीक है, क्योंकि जितना आवेश संधि में प्रवेश करता है उतना ही आवेश संधि से बाहर निकल जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यह आवेश संरक्षण नियम पर बेस्ड है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं द्वितीय नियम। ये तो रहा प्रथम नियम। आई होप सो कि प्रथम नियम क्लियर है बच्चों को। अब आइए हम बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ओके, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? तो पहले तो हम इसको नियम को जाने कि वास्तव में इसके नियम में क्या बोल रहा है, और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम चाहे तो लूप का नियम भी कहते हैं, इसका नियम कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं, क्योंकि ये जो नियम है बंद लूप पर लागू होता है, इस लूप पर लागू होता है, बंद लूप पर लागू होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा विचार करें। मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, या फिर पहले चलो इसका नियम को पढ़ें। जब नियम को पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम एक सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बनाकर उस पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस नियम के माध्यम से किरचॉफ ने क्या बताने का प्रयास किया। ओके, तो चलिए इस नियम को लिखिएगा। इस नियम के अनुसार बताया गया कि किसी विद्युत परिपथ, पहले नियम को लिख ले, फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में विद्युत वाहक बलों में विद्युत वाहक बलों विद्युत वाहक बलों विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस लूप में शब्दों को ध्यान से समझे, उस लूप में, उस लूप के लिखेंगे, उस लूप के विभिन्न भागों, उस लूप के विभिन्न भागों, उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं, उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं, उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों, और संगत प्रतिरोधों, और संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, के गुणनफल, के गुणनफल के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय, के बीजगणितीय योग, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। ओके देन, अब नियम को गौर से देखिएगा। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, और उस विद्युत परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बल का योग जो होगा, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो होगा, उस लूप के भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, मान के चलो कि बेटा विद्युत वाहक बलों का योग, ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बलों, विद्युत वाहक बल का जो, बलों का जो योग होगा, बलों का योग किसके बराबर होगा बेटा? तो इस नियम के हिसाब से हमने देखा कि विद्युत वाहक बलों का योग जो होगा, ठीक है, धारा, ठीक है, क्या बेटा, धारा, और दूसरा क्या बेटा, उसके संगत प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोधों, धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, के गुणनफल, के गुणनफल, के गुणनफल के योग के बराबर होगा। ये नियम कहता है गुणनफल के योग के बराबर होगा, कि भैया कि उस बंद लूप के विद्युत वाहक बलों का योग धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। अब आइए इसको गणितीय रूप में गणितीय रूप में देखा जाए तो देखो बेटा, विद्युत वाहक बलों का योग मतलब समेशन ऑफ ई, विद्युत वाहक बलों का योग मतलब समेशन ऑफ ई। ये सिग्मा ऑफ ई किसको बताता है? तो सिग्मा ऑफ ई बताता है योग को। ठीक है, तो विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होता है बेटा किसके योग के बराबर? तो आप लोग देख सकते हो कि धारा और प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ये हमको मिलता है बेटा किरचॉफ
के द्वितीय नियम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना कि कुल विद्युत वाहक बल बराबर होता है धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योग। ठीक है, तो आइए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या होता है। ठीक है, इसका दूसरा नियम अगर हम चाहें तो या और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बताने का प्रयास करूं, फिलहाल आप इतने को ही समझें और एक सर्किट पर आप विचार करें। देखिएगा बेटा, हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। और सर्किट में आप सभी, सर्किट मतलब होता है परिपथ, और अन्यथा ना लीजिएगा। ठीक है, सर्किट मतलब होता है परिपथ। तो इस परिपथ में आप देख पाते हो कि एक सेल है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, और इस सेल के साथ लगा हुआ एक क्या है बेटा, प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। ओके, उसी तरीके से चूंकि हमको परिपथ को बंद परिपथ बनाना है, ठीक है, तो ये देखो, ये वाला परिपथ इस तरीके से जाता है, और यहां पर एक और सेल लगा होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, और इस परिपथ के साथ एक और प्रतिरोध जुड़ा होता है, और इस प्रतिरोध का नाम हमने रख दिया R2। क्या रख दिया, R2 रख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और परिपथ नीचे में होता है, जिसमें केवल और केवल एक प्रतिरोध भर लगा होता है। ठीक है, लगा होता है। तो सर्किट अपने हिसाब से कई तरीके से मिल सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बता रहा हूं। ओके, कोई जरूरी नहीं कि यही सर्किट आपको हर जगह मिले, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के सर्किट मिल सकते हैं, लेकिन उस सर्किट को सॉल्व कैसे करना है वो आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, और दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, और इसमें दो प्रतिरोध भी है, R1 और R2, और एक तीसरा प्रतिरोध जो है यहाँ पर R3 है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको नाम दे दीजिएगा। ये वाले पॉइंट को हमने ए दे दिया, ये वाले पॉइंट को हमने बी दे दिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट को हमने सी दे दिया, ये वाला पॉइंट को हमने सी दे दिया, और ये वाले पॉइंट को हमने डी दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला पॉइंट को हमने ई दे दिया, और ये वाला पॉइंट को हमने दे दिया एफ। तो आप देख सकते हो कि ये परिपथ जो बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाया, पूरा पूरा क्लोज्ड लूप है, बंद लूप है। अब आइए इस बंद लूप पर विचार करें। मान लो ये वाले सेल के कारण इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो I1 धारा प्रवाहित होती है। और मान लो ये वाले सेल के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है I2, और दोनों के दोनों धारा इस तरीके से आता है, और ये वाला लाइन पर, ये वाला रास्ते पर इधर से आया I1, और ये वाले रास्ते से आया I2। इधर से आया I1 और ये वाले रास्ते से आया I2, और दोनों मिलकर बना देता है I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 धारा जो होता है वो प्रतिरोध R3 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सर्किट मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर है। अब आइए इसी सर्किट पर लगाते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होता है बंद लूप पर। किस लूप पर लागू होता है, बंद लूप पर। ओके देन, तो आइए इसको समझते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम बताए, चिन्हों का नियम बताया किरचॉफ ने। तो ये चिन्हों का नियम क्या होता है वो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता धनात्मक होता है, और हमारी विपरीत दिशा में आने वाला, हमारी विपरीत ओर आने वाला जो रास्ता होगा वो हमारे लिए ऋणात्मक होगा। हम अब ये मान के चलो कि ये बेसिक इसका फंडा है। ठीक है, आप जहां जहां से चलना प्रारंभ करो, जिस दिशा में चलना प्रारंभ करोगे वो आपका धनात्मक होगा, और आपके विपरीत जो आएगा वो ऋणात्मक होगा। तो आइए इस चीज को मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, चिन्हों का नियम क्या बताया, चिन्हों का नियम। ठीक है, तो चिन्हों के नियम, ये चीज बच्चे को आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाता है। अब बताइए, यहाँ पर ओम के नियम से इसको सॉल्व कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। ओम का नियम यहाँ पर लगाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सर्किट इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कहाँ ओम का नियम लगाए और कहाँ ओम का नियम लगाए ये हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए तो किरचॉफ का नियम आया जटिल परिपथों को हल करने के लिए। आइए चिन्हों का नियम को समझते हैं। इसका पहला नियम ये बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि बंद लूप के किसी बिंदु पर, ठीक है, बंद लूप के किसी बिंदु से प्रारंभ करते हैं और चलते चलते उसी बिंदु पर पुनः पहुंचते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ए से शुरू करा, तो चलते यहां से ए से बी आऊंगा, बी से सी जाऊंगा, और सी से डी जाऊंगा, और डी से ए जाऊंगा, तब मैं बोलूंगा कि ये बंद लूप है। ओके, मतलब जिस बिंदु से शुरुआत करते हैं उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, तब मानते हैं कि ये कैसा लूप है, बंद लूप है। दिस इज द फर्स्ट रूल। लिखवाने की जरूरत है क्या, आप लोग लिख लेंगे। ओके देन, चलिए दूसरा नियम इसका समझिएगा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, कहने का मतलब है पहला नियम बोलता है कि इसका प्रारंभ
प्रारंभिक बिंदु और इसका अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मान लो आपने ए से प्रारंभ किया तो आपका अंत भी कहां पर होगा, ए पर होगा। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो इंसान पृथ्वी पर जन्म लेता है और पृथ्वी पर ही मर जाता है, इस प्रकार से उसका भी जीवन पूरा लूप की भांति ही होता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बरसात होती है, फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी के बाद फिर से बरसात होती है, तो इस तरीके से एक चक्र चलता है और वो चक्र बोलते हैं ना, ठीक है, वही तो एक लूप है। तो यहाँ पर कहने का मतलब भी वही है कि प्रारंभ जिस बिंदु से करते हो और उसका अंत भी उसी बिंदु से होता है, तो मान के चलो कि वो क्या है, वो लूप है। तो क्या है, वो लूप है। आइए दूसरा बात इसने बताया कि जब हम सेल के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर, बात को समझना है, ये खास बात है और बच्चा जब तक इसको जानता नहीं है तब तक कुछ नहीं कर पाता है। जब सेल के अंदर की बात करूं, जब सेल के अंदर हम प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, सॉरी, सेल के अंदर हम कहां से कहां चलते हैं, धन सिरे से ऋण सिरे से, कहां से चलते हैं, नेगेटिव से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, तब वहां पर विद्युत वाहक बल को, तब वहां पर विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लिया जाता है। बात को समझना बच्चा, सेल के अंदर जब हम ऋण आवेश से, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अर्थात धनात्मक लेंगे। दूसरी बात, जब हम धन से ऋण की ओर चलते हैं, सेल के अंदर जब हम धन से ऋण की ओर चलते हैं, तो उस स्थिति में विद्युत वाहक बल को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये कुछ चिन्ह है, ठीक है, जिसको बच्चे को आना चाहिए और इसी चिन्ह, जब यही चिन्ह उसको नहीं आता है तो इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाता है। तीसरी बात, पहला बात समझ में आया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, उभयनिष्ठ होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि सेल के अंदर जब आप ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेना है, और सेल के अंदर जब आपको धन से ऋण की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को आपको ऋणात्मक लेना होता है। ठीक है, तीसरी बात, जब धारा की दिशा में चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, बात को समझना। तीसरी बात बोलता है कि जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, और दूसरी बात बेटा, जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव होता है, और विपरीत दिशा में जब चलते हैं, विपरीत दिशा वाले को हम क्या लेंगे, विपरीत दिशा में हम इसको क्या लेंगे, तो विपरीत दिशा वाले में धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताया कि भाई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है, तभी तो उसको हम लूप कहेंगे। सेल के अंदर जब आप ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होता है, और सेल के अंदर जब प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल को हम नेगेटिव लेते हैं। और धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव होता है, और उसकी विपरीत दिशा में आने वाली धारा जो होगा, ठीक है, विपरीत दिशा में हम उसको प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होगा उसको हम नकारात्मक लेते हैं, अर्थात नेगेटिव लेते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो आइए बेटा इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सर्किट को हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होता है लूप के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दो लूप बनता है, एक लूप है ए बी सी डी, और दूसरा लूप आप देखते हो तो बी सी ई एफ है। तो आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं बंद लूप। आइए सबसे पहले हम याद विचार करेंगे बंद लूप। ए से चलना शुरू किया, फिर बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा, फिर डी पहुंचा, फिर क्या हो गया, ए पहुंचा। तो ये बंद लूप बना बेटा क्या, ए बी सी डी ए में। ओके, अब आइए विचार करें, हम चलना शुरू किए ए से, ठीक है, तो जिस ए से चलना शुरू किए, मान के चलो कि हम ऋण से धन की ओर आए। ठीक है, इस सेल को देखिएगा बेटा, सेल में हम देखेंगे ए से चल रहा है मतलब हम ऋण से धन की ओर आ रहे हैं। अब ऋण से धन की ओर आ रहा है मतलब यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्लस होगा कि माइनस होगा, बच्चा बताएगा। चलिए बच्चा आप विचार करके देखिएगा, हमने ए से चलना शुरू किया, अब ए से चलना शुरू किया मतलब मान के चलो कि हम ऋण से धन की ओर चले। अब ऋण से धन की ओर चले तो इसमें पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए।
प्लस प्लस होगा। होगा सर, सभी प्लस बच्चे बोल रहे होगा। हैं प्लस होगा, वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप लोगों को चिन्हों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। उसके बाद देखिएगा बेटा, हम चलते 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 दूसरे वाले सेल में आ गए। ऐसे चलते चलते ऐसे आऊंगा मैं, तो दूसरे वाले सेल में आऊंगा, तो दूसरे वाले सेल में आप देख बेटा, प्लस से क्या माइनस जा रहा है, यस और नो। दूसरा वाला सेल को देखिएगा कि आप धन से ऋण की ओर जा रहे हैं। अब धन से ऋण की ओर जा रहे हैं मतलब प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो माइनस हो माइनस, जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस क्या हो होगा गया, सर। माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये वाले लूप में और कोई चीज है क्या? ये वाले लूप में और कोई विद्युत और कोई सेल नहीं लगा है, दो ही सेल है, इसलिए दो ही विद्युत वाहक बल आया। और हम सब ने पढ़ा है किरचॉफ के नियम में कि ये विद्युत वाहक बल बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो हमने पढ़ा है कि धारा और संगत प्रतिरोध की गुणनफल। तो देख बेटा, पहली वाली सेल में देखें तो पहली वाली सेल से बहने वाली धारा कितना है, I1 है, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1 है। ठीक है, तो ये दोनों का गुणनफल I1 और R1। अब चलते चलते मैं नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो यहाँ पर दूसरे वाले सेल से बहने वाली धारा क्या है, I2 है। दूसरे वाले सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, तो इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। अब देख बेटा, अब इसके गुणनफल को मैं पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, आप थोड़ा विचार करके देखें, आप लोग बताइए। अब ये I2 इंटू R2 लिखा, तो इसको पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? क्योंकि देखिएगा बेटा, मैंने चलना शुरू किया ऐसा, मैं चलना शुरू किया ऐसा, और ये वाला I2 धारा प्लस आ रहा लेना है, I2 धारा आ रहा है विपरीत दिशा में। ठीक है, I2 है, धारा आ रहा माइनस है, लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम I2 माइनस R2 को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बताइए मुझे। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर है। क्लियर है बेटा? प्लस माइनस क्यों लिया जा रहा है, और यही चीज आपको समझना है। ठीक है, तो ये हमारा बंद लूप निकल गया। वैसे ही हम दूसरे वाले लूप में देखेंगे, वैसे ही हम क्या लेंगे कि ये देखो, ये वाला पहला वाला सर्किट सॉल्व हो गया, पहला वाला सर्किट सॉल्व हो गया कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो रहा है, ठीक है, धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल के योगफल के। ठीक है, प्लस माइनस आ रहा है वो अलग बात है, वो उसकी दिशा के कारण आ रहा है, लेकिन है तो उसका योगफल ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बंद लूप। कौन सा लूप, बंद लूप। कौन सा बंद लूप बच जाएगा? अब हमारे पास बंद लूप है BCEF, BCEF। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। बी चला, बी से हम क्या चले, ई चले, चलो बी से ई चले, बी से ई चले, ई से एफ चला, एफ से सी चला, और सी से फिर से हम कहाँ पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। तो बंद लूप BEFCB, अब सबको ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि अभी आगे चल के बहुत सारा सर्किट आपको सॉल्व करना है, और चिन्हों का ज्ञान रहेगा, चिन्हों का नॉलेज रहेगा, तब कहीं जाके इस प्रकार के सर्किट को बना सकते हो। चलिए हम चलना शुरू कहाँ से करेंगे, बी से। तो ये वाले लूप में आप जब देखते हो, दूसरे वाले लूप की बात करूं मैं, दूसरा वाला लूप कौन सा, BEFCB। ये वाले लूप में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। पहले वाले लूप में बात करें तो दो सेल था, ये वाले लूप में कितना सेल है, एक ही सेल है। तो देखो हम कहां से चलना शुरू कर रहे हैं, बी से, मतलब ऋण से धन की ओर। पहले वाले सेल की बात करूं तो ऋण से धन की ओर, मतलब यहां पर विद्युत वाहक बल कितना है, E2। अब ये प्लस लूं कि माइनस लूं, बताइए आप। प्लस, प्लस लेंगे क्योंकि प्लस हम सर। ऋण से धन की ओर आए हैं। ओके, इज इक्वल टू, और है क्या विद्युत वाहक बल, और सेल तो है ही नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब दूसरे हम धारा पर कंसीडर करते हैं। तो देख बेटा, कौन सी धारा है, I2 धारा, और I2 धारा के संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो ये देखो हमने लिख दिया I2 R2। अब इसको प्लस लिया जाए कि माइनस लिया जाए, तो हम देख बेटा, हम जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में तो धारा भी बह रहा है। ओके, प्लस इसलिए इसको हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब जैसे ही ई पॉइंट पर आते हैं, जैसे ही पॉइंट पर आते हैं तो ऊपर से तो I1 धारा आ रहा है, और इधर से I2 धारा आ रहा है, दोनों मिलकर बना लेता है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किससे होकर गुजर जाता है, प्रतिरोध R3 से। तो देखिएगा यहाँ पर धारा है I1 प्लस I2, ठीक है, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3। अब रही बात यहाँ पर प्लस लूं कि माइनस लूं, प्लस रहेगा सर। ठीक है, यहां पर क्या लेना पड़ेगा बेटा, प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, और I1 प्लस I2 भी हमारी ही दिशा में चल रहा है, इसलिए इसको I1 प्लस I2 को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कई सारे बच्चों को लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है,
ठीक है, कभी सर प्लस लगा देता है, कभी सर माइनस लगा देता है, तो मैं अपने मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको नियमों के तहत बांध के रखा हूं और उन्हीं नियमों के तहत आप लोगों को, ठीक है, बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग उतना ही बढ़िया ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि किरचॉफ से नियम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सर्किट दे दे, अगर नियम आपको पता है तो आप कैसे भी सर्किट को सॉल्व करने में सक्षम होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई होप सो कि आज का क्लास किरचॉफ का जो दो नियम बताया, ठीक है, किरचॉफ का नियम कब आया? 1842 में। नियम को लाने वाला व्यक्ति कौन था? तो नियम को लाने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट किरचॉफ। ठीक है, क्यों आया बेटा? तो ओम के नियम से हम साधारण परिपथों को ही सॉल्व कर पाते थे। ठीक है, जटिल परिपथों को ओम के नियम से, ठीक है, हल कर पाना संभव नहीं था। जटिल परिपथों को ओम का नियम सॉल्व कर पाने में असफल रहा। ठीक है, जिसके कारण से 1842 में रॉबर्ट किरचॉफ ने दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम में भी हमने देखा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने देखा कि किसी बंद लूप का कुल विद्युत वाहक बल जो होता है धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। दूसरी बात बेटा, क्योंकि यहाँ पर जिक्र टोटल विद्युत वाहक बल का किया गया है, अर्थात कुल मिलाकर इसका जो मात्रक होता है वो वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस नियम को बेटा नोट करने वाली बात यह है कि इस नियम को बेटा उल्टता का नियम कहते हैं। इसका नियम कहते हैं बेटा, उल्टता नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल सेल वाली बात हुआ है, वहां पर विद्युत वाहक बल की बात ही नहीं हुआ है। इसलिए चूंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए इस नियम को उल्टता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के नाम से जाना जाता है, उल्टता का नियम कहा जाता है, पहला चीज। दूसरी बात हमने देखा कि यह नियम बंद परिपथों के लिए लागू होता है। यह नियम किसके लिए लागू होता है? बंद परिपथ के लिए लागू होता है। बंद परिपथों के लिए लागू होता है। बंद परिपथों के लिए लागू होता है। लागू, ठीक है, बंद परिपथों के लिए लागू होता है। तीसरी बात बेटा, उल्टता का नियम मतलब इसको इंग्लिश में केवीएल बोलते हैं, उसको केसीएल बोलते हैं, इसको केवीएल बोलते हैं। ओके देन, तीसरा नियम बेटा ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। देखिएगा बेटा, विद्युत वाहक बल मतलब एक प्रकार से कार्य है। ठीक है, और धारा गुणित प्रतिरोध, ठीक है, तो धारा गुणित प्रतिरोध बोलने से ये भी एक प्रकार का कार्य ही है। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ते हो ना, V बराबर I इंटू आर, और V मतलब विभवांतर है, और विभवांतर भी एक प्रकार का क्या है? कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्य जो है बराबर है, कार्य जो है नियत है, कार्य जो है अचर है। ठीक है, कार्य का सीधा संबंध होता है ऊर्जा से, कार्य होने का दर का सीधा संबंध होता है किससे? ऊर्जा से। ठीक है, इसलिए इस नियम को ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो पहला नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल होता है, और दूसरा नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। ये विशेष बातें आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रथम नियम और दूसरे नियम में क्या अंतर है, तो आपको बताइएगा कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है, पहला नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है, दूसरा नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है, और पहले नियम के लिए जरूरी नहीं कि परिपथ बंद हो। ओके दे, तो आई होप सो कि आज का क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को बेटा क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगा। आज काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए थे, 51 बच्चे ज्वाइन हुए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम रहा, जिसको आप और हम सबको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसके बाद मीटर ब्रिज, उसके बाद विभव मापी। 3 टॉपिक और बचा है, और 3 टॉपिक के बाद ये वाला हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। और कल हम फिर से मिलते हैं आप लोगों को 6 बजे की क्लास में। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for teaching us.